समथिंग, नो अबाउट एवरीथिंग। कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जानने हमें जानकारी में होनी चाहिए, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए। ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, और वो है राजस्थान और अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक साम्राज्यवादी शासक, जिसने राजस्थान के लगभग पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार फैलाया, और उसके जो आक्रमण राजस्थान पर हुए, उन आक्रमणों को हम राजस्थान के इतिहास में अलग अलग जगह पढ़ने को हमें वो मिलता है। जैसे कि हम रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे तब भी हमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, चित्तौड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब भी अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है, और जब जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तब भी हमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है। तो साथियों, क्यों ना अलाउद्दीन खिलजी को एक ही जगह पढ़ लिया जाए, हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आसानी से, पूरी कहानी भी जो है वो समझ में आ जाएगी। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। साथियों, मान लेते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान का नक्शा जैसा बना सो बना। इस राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक राज्य पड़ता है, और उस राज्य का नाम है दिल्ली। उस समय दिल्ली पूरे भारत का एक केंद्र हुआ करता था, यानी कि जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, पूरे भारत पर उसका अधिकार माना जाता था। और उस समय दिल्ली में एक शासक बैठता है, उस शासक का नाम है साहब अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम एक एक के नाम से संबोधित करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में एक एक करके सभी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। राजस्थान के जो मेन किले थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया, और किस प्रकार दिल्ली का एक शासक पूरे राजस्थान को अपने आहोश में लेता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। जिस प्रकार सिकंदर ने लगभग पूरी दुनिया, बताया जाता है कि पूरी दुनिया, हालांकि उसने यूरोप वाले क्षेत्र पर अधिकार किया था, लेकिन सिकंदर की तरह वो बनना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक उपाधि धारण की गई, और वो उपाधि थी सिकंदर सानी। सिकंदर की तरह, सानी का मतलब होता है की तरह। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही से बनता है कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। और विश्व विजेता बनने के लिए ऐसा तो नहीं है कि अकेला ही पूरी दुनिया को जीत लेगा, इसके लिए सेना की आवश्यकता पड़ेगी, और सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घुड़सवार सेना की आवश्यकता पड़ेगी, और घुड़सवार सेना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घोड़े। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की विश्व विजय में सबसे बड़ी जो नीड थी वो थी घोड़े, हॉर्स। ठीक है, वो है। अलाउद्दीन खिलजी को अगर अपनी संख्या बढ़ानी है सेना में, तो घुड़सवार सैनिकों की, तो उसके लिए घोड़े चाहिए, और घोड़े मिलेंगे आपको गुजरात में। अब अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, तो कोई साहूकार आदमी तो नहीं है कि वो गुजरात जाएगा, पैसे देगा, घोड़े खरीद लेगा। जाहिर सी बात है वो गुजरात पर अटैक करेगा, और गुजरात से घोड़े छीन कर लेके आए। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को नियुक्त किया। एक सेनापति का नाम था उलूग खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई भी था, और दूसरे सेनापति का नाम था साहब नुसरत खान। ये अलाउद्दीन खिलजी के विश्वस्त सेना नायकों में इनका नाम आता है सर। तो एक का नाम तो है उलूग खान, और एक का नाम है नुसरत खान। उलूग खान, नुसरत खान को अलाउद्दीन खिलजी फरमान भेजता है कि मुझे विश्व विजेता बनना है, और उसके लिए घोड़ों की आवश्यकता है। गुजरात में इस समय घोड़े मिलते हैं कि तो जाओ, अपनी सेना को लेकर जाओ, और गुजरात से घोड़े जीत कर लेके आओ। लेकिन गुजरात से घोड़े लेकर जाना इतना आसान नहीं था इनके लिए, क्योंकि गुजरात और दिल्ली के बीच में एक ऐसा राज्य पड़ता था
जहां के शासकों को हराना एक हद तक नामुमकिन था। यहां राजपूतों का शासन था, ये राजपूताना था जो वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उलुग खां और नुसरत खां ने भी स्वाभाविकता यही कहा कि राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा, तो राजस्थान के राजपूत हमें रास्ता क्यों देंगे। आज अगर हमारी कंडीशन देखें तो हमारे खेतों में से हम किसी दूसरे को जमीन की रास्ता नहीं देते, तो सेना को तो रास्ता कैसे ही दिया जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो ओवर कॉन्फिडेंस में था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि एक बार जाओ और जाके एक बार भाई का नाम तो लो तुम, देखते हैं फिर राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मना करता है। ठीक है साहब। अब दिल्ली से गुजरात जाने के लिए सीधा यहां से अगर रास्ता देखा जाए तो इस जगह का राज्य पड़ता है ये वाला, और साहब इस राज्य का नाम है जालोर। तो दिल्ली से अगर गुजरात जाना है तो जालोर से निकलना पड़ेगा, और जालोर का जो इस समय राजा है, इस राजा का नाम है साहब कान्हड़देव चौहान। जालोर के राजा का नाम है कान्हड़देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक आए, उलुग खां और नुसरत खान, और सेनापतियों ने आकर कहा कान्हड़देव चौहान से कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं और ये उनकी सेना है और गुजरात फतेह के लिए जा रही है और आपके राज्य में से रास्ता चाहिए। कान्हड़देव चौहान ने कहा कि ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई कैसे तुमने अनुमान लगाया कि मैं अपने राज्य में से तुम्हें निकलने दूंगा, मैं यहां से नहीं जाने दूंगा। उलुग खां नुसरत खां बोले कि देखो या तो जाने दो, और नहीं जाने दोगे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, वो भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, दिल्ली के सुल्तान की सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा। कान्हड़देव चौहान छोड़ते ही बोला कि बेवकूफ आदमी हो, ये युद्ध वुद्ध की धमकी किसे दे रहे हो तुम, मैं युद्ध करने के लिए तैयार ही बैठा हूं, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी को ले आना, युद्ध लड़ लेंगे, उसमें नतीजा हो जाएगा कि तुम कौन और हम क्या है। क्योंकि मेरे भी कोई इस समय को आरएस प्रीलिम्स की कोई वैकेंसी तो आई हुई नहीं है, तो मैं कोई तैयारी में लगा हुआ हूं, मैं अखंड फालतू आदमी हूं, जब तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा हो तब आ जाना और युद्ध लड़ लेना। बहरहाल मैं यहां से तुम्हें निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दूंगा। अब हालांकि नहीं निकलने के रास्ता नहीं देने के पीछे दो रीजन थे, जहां तक मेरी समझ है दो रीजन वो ये हो सकते हैं कि एक तो जालोर का राजा राजपूत यानी कि हिंदू है, और इस समय गुजरात में जो शासक थे कर्ण बघेल, वो भी एक हिंदू राजा थे, और दिल्ली से जो सेना अटैक करने वाली थी वो मुस्लिम सेना थी। तो कान्हड़देव चौहान ने एक हिंदू होने के नाते दूसरे हिंदू की रक्षा करने के लिए एक मुस्लिम शासक को रास्ता नहीं दिया। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में वो 2-5 आदमी तो नहीं होंगे, हजारों की संख्या में आदमी होंगे, और अगर वो जालोर की सीमाओं में से निकल कर जाएंगे तो किसानों ने जो फसल उगा रखी है उस फसल की तो खराबी होगी, और किसानों को फिर बदला, जो फसलें उनकी खराब होगी उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये दो कारण हो सकते हैं, इस वजह से जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता नहीं दिया। उलुग खां और नुसरत खां वापस मुड़ के दिल्ली की ओर रवाना हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना पहुंचा दी कि आज के बाद या तो सपना मत देखना, और अगर सपना देख ले तो सब पूरा करने के लिए हमें मत भेजना, क्योंकि राजस्थान वाले न तुझे जानते न तेरे नाम की कोई बात मानते, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, वापस नहीं, गुजरात जाना है मतलब जाना है, दूसरे रास्ते से जाओ। अब दूसरे रास्ते से अगर ये आएंगे तो वो दूसरा रास्ता पड़ता है ये वाला, और इस समय इस वाले एरिया में जिनका शासन था, क्योंकि ये जो एरिया था इसे कहा जाता था साहब मेवाड़, यानी कि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो चित्तौड़, और इस समय चित्तौड़ का जो राजा था उसका नाम था समर सिंह जी।
अब जब दूसरे रास्ते से आए तो बीच में चित्तौड़ पड़ा, और चित्तौड़ के शासक समर सिंह ने भी वही कहा जो जालोर के कानड़देव चौहान ने कहा कि ना, रास्ता तो आज दूं न कल दूं। लेकिन अब दूसरा रास्ता अपनाने के बाद तीसरा रास्ता खिलजी सेना के पास नहीं था। तो खिलजी सैनिकों ने कहा कि भाई जो भी को ले दे के मामले को सुलटाओ, गुजरात जाना है दादा, गुजरात जाने दो। फिर समर सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें रास्ता दे सकता हूं, और वो शर्त यह है कि मेरी फसलों की जो खराबी होगी, किसानों का जो नुकसान होगा, अगर उस नुकसान की खिलजी सेना भरपाई कर देती है तो मैं अपने राज्य में से खिलजी सेना को रास्ता दे दूं। अब देखो, ये बात अलाउद्दीन खिलजी के लिए तो एक बहुत उसकी इज्जत खराब करने वाली बात है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को राजस्थान में से रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे राजपूत थे हमारे पास, लेकिन लक्ष्य प्रबल था, गुजरात जाना था। तो जैसे तैसे करके इन्होंने कहा कि चलो ठीक है बेटा, तुझसे तो वापसी में निपटेंगे, अभी तो गुजरात जाना है। तो समर सिंह को इन लोगों ने टैक्स दिया, अपनी सीमा में से निकालने के लिए समर सिंह ने खिलजी की सेना से टैक्स ले लिया। मेवाड़ क्रॉस करते हुए ये गुजरात आ जाते हैं, और गुजरात को ये जीत लेते हैं। तो अब जब गुजरात को इन्होंने जीत लिया तो सबसे पहली डिमांड थी इनके घोड़े। तो घोड़े इनको मिल गए। दूसरी चीज इनको यहां पर मिली, इनका धन, जो गुजरात का खजाना था वो खजाना भी इनको मिला। और तीसरी चीज जो इनको मिली वो थे सैनिक। जो हारे हुए सैनिक थे उन सैनिकों को भी अलाउद्दीन के सैनिकों ने अपने साथ ले लिया। अब सैनिकों की संख्या खिलजी सेना में बढ़ गई। कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था। घोड़े उसके लिए जरूरी थे, घोड़े गुजरात में मिलते थे, इसलिए गुजरात जाने के लिए राजस्थान से आना जरूरी था। राजस्थान में एक राज्य जालोर जिसने रास्ता नहीं दिया, दूसरा राज्य है चित्तौड़ जिसने रास्ता तो दिया लेकिन टैक्स ले लिया। अब जब यहां से लड़ने के बाद गुजरात में जब इन्होंने अपना परचम फहरा दिया तो उलुग खां और नुसरत खां भी गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं। अब उलुग खां तो सोच रहा है कि कौन उड़ जाए इन राजपूतों से वापस, तो राजस्थान से चलने के बजाय एक काम करते हैं, हम उत्तर दिशा से चलते हैं। और नुसरत खां कहता है कि नहीं नहीं, मैं उत्तर दिशा से नहीं, हम दक्षिण दिशा से चलते हैं। यानी कि दोनों ने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि राजस्थान से तो नहीं चलना, क्योंकि राजस्थान से चलेंगे तो वही कानड़देव चौहान वगैरह लोग मिलेंगे वापस। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति इनके साथ था, और उस सेनापति का नाम था मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह। बड़ा चमत्कारी आदमी था, मंगोल था, बुद्धि बहुत थी उस आदमी में। उसने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक हो, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम ये बैठे बैठे ये बात कर रहे हो कि उत्तर से चलेंगे कि दक्षिण से चलेंगे। अगर हिम्मत है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कहलाना चाहते हो तो राजस्थान को चीरते हुए चलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो हमारे सामने लक्ष्य ये था कि हमें गुजरात आना था। इस बार हम गुजरात जीत चुके हैं, गुजरात की सेना हमारे पास है, घोड़े हमारे पास है, गुजरात का लूटा हुआ धन हमारे पास है। तो अब हमारे किस बात की जल्दी भाई, दिल्ली तो जाना, राजस्थान को निपटाते हुए चलेंगे। उलुग खां और नुसरत खां इस बात के लिए तैयार हुए, राजस्थान होके चलते हैं। लेकिन ये उलुग खां और नुसरत खां की एक बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह जो है वो यहां पर धोखेबाजी करना चाहता था। इसलिए जब उलुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह जब राजस्थान होते हुए वापस दिल्ली की ओर बढ़े तो रास्ते में जैसे ही जालोर वाला एरिया आया, ये मोहम्मद शाह यहां आके रुक गया। पीछे उलुग खां, नुसरत खां और सेना आ रही है।
मोहम्मद शाह यहाँ आके रुक जाता है और जैसे उल्लूग और नुसरत खां आते हैं उनको रुकवा लेता है कि रोको रोको रोको, आओ बैठो थोड़ी बातचीत करते हैं, बीड़ी तंबाकू पीते हैं। अब उन्होंने कहा कि यार ये कोई रुकने की जगह है, जालौर की सीमा पे, जालौर की बॉर्डर पे तू मरवाएगा हमें, यहां नहीं, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं ना। मोहम्मद शाह ने कहा कि ना 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 ना, यही रुकना है, यही, इसीलिए तो मैंने चुना ये स्थान तुम्हें यहां पर लाने का। ऐसा है, गुजरात की लूट से जितना पैसा आया है उसका आधा हिस्सा मुझे दे दो और आधा हिस्सा तुम यहां से लेके 9-2-11 हो जाओ। अगर ये हिस्सा मुझे नहीं दोगे तो मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगा और जालौर के कानड़देव चौहान को पता चलेगा और वो आएगा, मुझे भी पीटेगा, तुम्हें भी पीटेगा, पूरे लूट के धन को वो ले जाएगा। उल्लूग खां और नुसरत खां के साथ बहुत बड़ी चोट बना दी यहाँ पर। जैसे तैसे करके उल्लूग खां और नुसरत खां ने मोहम्मद शाह को पीटा और उसके हाथ पैर बांध के वहीं जालौर की सीमाओं पे पटक के दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि देख, आज के बाद किसी भी अभियान पर हमें मत भेजना। एक तो निकम्मे वो राजस्थान के राजपूत जो रास्ता ही नहीं देना चाहते, और उनसे बड़े निकम्मे तेरे विश्वासघाती सैनिक जो रास्ते के अंदर लूट का माल मांगते हैं। ये कहानी सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का खोपड़ा गर्म हो गया। खोपड़ा गर्म होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ना ना ना, अभी कहाँ है वो? तो साहब हम तो उसके हाथ पैर बांध के पट गए। चलो साहब, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय से खुश हुआ, उत्सव मनाया गया। अब एक दिन ये मोहम्मद शाह घूमता फिरता जालौर के किसी आदमी को मिला, 5-7-8 दिन से नहाया हुआ नहीं है, खाना वाना खाया हुआ नहीं है, तो किसी चाय की केबिन पे चला गया और जाके हाथ मुंह धोए, चाय वाय पी, तो चाय वाले केबिन वाले ने पहचान लिया उसको कि यार हमारे जालौर एरिया के तो नहीं लगते तुम, अब बताओ कौन हो? मोहम्मद शाह ने कहा कि देखो जी, बात ऐसी है, अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल सेनापति हूँ, गुजरात आया था, लेकिन मेरी किसी बात पे मेरे साथी मुझसे नाराज हो गए और मुझे मारपीट के यहीं पटक गए। अब मैं धोबी का कुत्ता हूँ, न घर का हूँ न घाट का हूँ। न तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जा सकता क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नंगी तलवार लेके मेरा इंतजार कर रहा है, और न मैं यहाँ रह सकता क्योंकि तुम लोगों का कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, तुम राजपूत हो, मैं मंगोल हूँ। फिर एक आदमी ने इसको एक सुझाव दिया कि जो जो तेरी कमियां, उन सारी कमियों की भरपाई एक आदमी कर सकता है। तूने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तुझे खाना भी खिलाएगा, तेरे पास पहनने ओढ़ने के कपड़े नहीं है, तुझे कपड़े भी देगा, तुझे काम भी देगा, नौकरी भी देगा, पैसा भी देगा, और अलाउद्दीन खिलजी से तेरी रक्षा भी करेगा। और एक बार अगर उस आदमी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया तो अलाउद्दीन खिलजी का बाप अगर आ जाए तो भी तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मोहम्मद शाह को ये बात बड़ी पसंद है। मोहम्मद शाह ने कहा जल्दी बताओ कौन है वो राजा। तो साहब उस आदमी ने बताया कि साहब पूर्वी राजस्थान में एक रियासत पड़ती है और इस रियासत का नाम है साहब रणथंभौर। सवाई माधोपुर जिले में है वर्तमान में रणथंभौर। और इस रणथंभौर में इस समय जो राजा है उस राजा का नाम है हमीरदेव चौहान। और ये हमीरदेव चौहान अपनी शरणागत प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। और इसके लिए कुछ पंक्तियां ये भी है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो कहना एक बार अगर इसने कमेंटमेंट कर दिया तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता। तो मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह जो है वो किसकी शरण में चला जाता है? हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। अब चीजों को कनेक्ट करो एक दूसरे से। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा है, सिकंदर सानी यानी कि विश्व विजेता की इसने उपाधि धारण की और घोड़े लेने के लिए गुजरात सेना को भेजा। उल्लूग खां और नुसरत खां इसके सैनिक थे जो गुजरात आए थे।
रास्ते में जो जालोर का राजा है, इस जालोर वाले राजा ने कानड़देव चौहान ने जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, तो दुश्मन नंबर 1। दूसरा राजा है चित्तौड़ का यानी कि मेवाड़ का राजा समर सिंह, इसने रास्ता तो दिया लेकिन टैक्स वसूल किया, तो दुश्मन नंबर 2। और दुश्मन नंबर 3 है आपका हमीरदेव चौहान, जो रणथंभौर का शासक है। इसने अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सैनिक, विश्वासघाती सैनिक मोहम्मद शाह मंगोल को अपने राज्य में शरण दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर आक्रमण किया, उसका मूल कहीं ना कहीं गुजरात अभियान पे छिपा हुआ। अगर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान नहीं करता तो राजस्थान से दुश्मनी नहीं। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसे मूड में बैठा बैठा अलाउद्दीन खिलजी उस उलूग खां और नुसरत खां को बुलाता है और सुबह सुबह कहता है कि यार थोड़े दिन पहले वो राजस्थान का अभियान किया था अपन ने, उस राजस्थान अभियान में वो कौन कौन से राजा थे, एक बार नाम बता ना जिन्होंने नाटक किए थे अपन से। उल्लू का कहता है कि एक तो जालोर का कानड़देव चौहान जिसने रास्ता नहीं दिया, दूसरा मेवाड़ का राणा समर सिंह, उस समर सिंह ने रास्ता तो दिया लेकिन टैक्स लिया हमसे, और तीसरा रणथंभौर का हमीरदेव चौहान जिसकी शरण में तुम्हारा भगोड़ा सैनिक बैठा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि गाड़ी निकाल, अटैक कर राजस्थान पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली के सबसे नजदीक कौन सा पड़ रहा है? आपका रणथंभौर पड़ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला जो आक्रमण होगा वो पहला आक्रमण कहां होगा? रणथंभौर पर होगा। और रणथंभौर पर जो ये आक्रमण होगा, रणथंभौर पर जो ये आक्रमण हुआ साथियों 1301 ईस्वी, 1301 में ये आक्रमण हुआ। और 1301 में जब ये आक्रमण हुआ, इस समय राजा यहां पर हमीरदेव चौहान था, और इसी समय हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रानी रंगदेव, और उसकी जो बेटी थी देवलदेव, जिसे पद्मना भी कहा जाता है, इन महिलाओं के नेतृत्व में जौहर की परंपरा अपनाई गई। साथियों, एक शब्द आता है राजस्थान के इतिहास में, साका। एक शब्द आता है राजस्थान के इतिहास में, और वो शब्द है आपका साका। इस साका में दो चीजें होती है साथियों, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया का मतलब यह है कि जब राजपूत योद्धा युद्ध लड़ते हुए केसरिया बाना पहनकर, केसरिया वस्त्र धारण करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस परंपरा को कहा जाता है केसरिया। और जब युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती, जब राजा मर चुका होता है या राजा के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, तो उसकी रानियों के द्वारा जौहर व्रत का पालन किया जाता है। और जौहर इसलिए किया जाता है कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांता जो आक्रमण करते थे, राज्य को जीतने के बाद उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, और राजस्थान की राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए, अपने नारीत्व की रक्षा करते हुए, अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए या तो पानी में कूदकर अपनी जान दे देती थी या आग में जलकर अपनी जान दे देती थी, लेकिन कभी दुश्मन के हाथ नहीं लगती थी। इस परंपरा को कहा जाता था साहब जौहर। और केसरिया और जौहर ये दोनों चीजें मिलके संयुक्त रूप से कहलाती थी साका। तो जब यहां राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, पहला आक्रमण 1301 ईस्वी में, इसी समय जो घटना हुई ये था राजस्थान का पहला साका। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान का पहला साका
कहाँ हुआ? तो 1301 में हुआ और रणथंबोर में हुआ। हमीरदेव चौहान इस समय राजा था और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अटैक किया था। ठीक है साथियों, यहां हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे, एक सेनापति का नाम था रणमल और एक सेनापति का नाम था रत्तीपाल। और रणमल और रत्तीपाल के द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया गया था हमीरदेव चौहान के साथ। अगर रणमल और रत्तीपाल हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात नहीं करते तो अलाउद्दीन खिलजी की औकात नहीं थी कि हमीरदेव चौहान को वो पराजित कर देते, क्योंकि हमीरदेव चौहान दिग्विजय नीति का पालन करने वाला व्यक्ति था और अपने जीवन में कुल 16-17 युद्ध लड़े, उनमें से केवल एक युद्ध में वो पराजित हुआ। उसके पीछे भी रीजन कहीं ना कहीं रणमल और रत्तीपाल का विश्वासघात था। राजस्थान के राजपूत योद्धा कोई कमजोर आदमी नहीं थे, लेकिन इनकी कुछ कमियां थी। इनकी गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी, इनके लड़ने की टेक्निक्स बहुत पुरानी थी, इनमें उदारता कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ज्यादा लोड वोड नहीं लेते थे ये, किसी को हरा दिया तो मारते वारते नहीं थे, भगा देते थे कि भग जाए यहां से। तो कुछ अपनी ही कमजोरियों की वजह से राजस्थान के राजपूत योद्धाओं को मात खानी पड़ी, वरना ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह इनकी इतनी औकात थोड़ी थी कि राजस्थान को जीत लेते। ये तीनों चारों अगर एक साथ हो जाते तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत पहले इसी समय जब अटैक किया था चप्पलें हाथ में लेके भागनी पड़ती अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन हम तो सारे अलग अलग थे साहब, पहले भी एक नहीं हुए और हम आज भी एक नहीं हुए। खैर, पहली घटना राजस्थान का पहला साका हमीरदेव चौहान के समय रणथंबोर में हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है आपका चित्तौड़ वाले एरिया का। चित्तौड़ में जब टैक्स लिया था तब तो राजा हुआ करता था समर सिंह, लेकिन जब अटैक किया 1303 में यहां पर जब अटैक किया, उस समय इस समर सिंह का बेटा राजा बन चुका था, नाम था उसका रावल रतन सिंह जी। और साथियों, ये वही रावल रतन सिंह जी है जिनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी। कुछ समय पहले अभी एक मूवी बनाई गई पद्मावत नाम से, और माता पद्मिनी का चित्रण उसके अंदर दर्शाया गया। तो पद्मिनी जो है वो रावल रतन सिंह जी की पत्नी थी, और 1303 में जब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ उस समय रावल रतन सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। इस युद्ध में रावल रतन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए मारे गए, और रावल रतन सिंह जी के साथ में दो मुख्य सेनापति गोरा और बादल दोनों भी वीरगति को प्राप्त हुए, और माता पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जो है वो आत्मदाह किया, जौहर व्रत का पालन किया। तो रतन सिंह जी के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। और यह घटना कहलाती है आपका चित्तौड़ का पहला साका। चित्तौड़ का पहला साका। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ नियुक्त कर दिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने रख दिया साथियों खिजराबाद। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर दूसरा अटैक था। अब तीसरा नंबर किसका आएगा? तो तीसरा नंबर जाहिर सी बात है जालोर का आएगा। लेकिन जालोर पर अटैक किया गया 1311-12 में। 1311-12 में जो फाइनल रूप से जालोर को जीता गया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर क्षेत्र के ही एक उप दुर्ग, नाम था शिवाड़ा का किला जो बाड़मेर में आता है, इस पर अटैक किया। और इस शिवाड़ा पर इस समय जो शासन कर रहा था इसका नाम था शातलदेव चौहान। ये शातलदेव चौहान की एक गलती इतनी सी थी कि कानड़देव चौहान का रिलेटिव था, कजिन ब्रदर था, और जालोर के एरिया में ही शिवाड़ा का जो किला था वो एक उप दुर्ग के रूप में यहाँ पर मौजूद था।
और शिवाना में नियुक्त किया हुआ था सातल देव चौहान को, जो कानड़ देव चौहान जो जालोर का राजा है, इसका एक कजिन ब्रदर था, चचेरा भाई था। तो इस गरीब की केवल एक गलती थी कि जालोर वाले के अधीन ही आता था, इसलिए जालोर पर पहले अटैक न करके पहले अटैक किया गया शिवाना दुर्ग पर। और सातल देव चौहान पर जब अटैक किया गया तो समय था 1308 का। 1308 में जब यहां अटैक किया गया तो इस किले का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया खेराबाद। फिर 1311-12 में अंतिम रूप से अटैक किया गया जालोर पर, और जालोर को जीतकर इसका नाम रख दिया गया साथियों जलालाबाद। तो ये एग्जाम में कई बार हमसे पूछे हुए हैं ये सवाल कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा, तो शिवाना दुर्ग को जीतकर। किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा, तो जालोर दुर्ग को जीतकर। और किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खिजराबाद रखा, तो साथियों हमारे सामने आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर मेनली 4 आक्रमण किए। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस समय हमीरदेव चौहान वहां का राजा था। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय रावल रतन सिंह वहां का राजा था। 1308 में शिवाना बाड़मेर पर अटैक किया, उस समय सातल देव चौहान वहां का राजा था। और 1311-12 में अंतिम रूप से जालोर पर अटैक किया गया, और इस समय यहाँ का राजा कानड़ देव चौहान था। और कानड़ देव चौहान जो सोनगरा चौहान कहलाता था, इस कानड़ देव चौहान का एक बेटा था वीरम देव चौहान। बताया जाता है कि 1311-12 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, उससे पहले एक बार 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव चौहान के बीच एक संधि समझौता होता है, और उस समझौते के तहत कानड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है दिल्ली। और मुहनोत नैन से ये बताते हैं कि वीरम देव चौहान भी कानड़ देव चौहान के साथ में वहां गया था। तो 1305 में जब ये संधि हुई तो कानड़ देव चौहान का बेटा वीरम देव चौहान भी दिल्ली पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और इतिहासकारों के द्वारा, स्पेशली मोहनोत नैणसी जी के द्वारा, यह बताया जाता है कि जैसे ही वीरम देव चौहान 6.5 फुट का नौजवान गोरा चिट्टा राजपूत जब खिलजी के महलों में जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी फिरोजा को पहली नजर में वीरम देव चौहान पसंद आ जाता है, और दोनों के बीच बातचीत वहां स्टार्ट होती है। और बाद में वो सारी चीजें कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा और 16, 17, 7 लाऊंगा, और सारे कसमें वादे निभाए जाते हैं। लेकिन बाद में वीरम देव चौहान शादी करने से मना कर देता है। ये सारी कहानियां आगे जब हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तब बड़ी रोचक कहानियां हैं। रानी पद्मिनी की कहानी है, वीरम देव चौहान और फिरोजा की कहानी, सारी कहानियों को हम बड़े आराम से सुनेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। साथियों, ये जो हमारी क्लास थी, इसको बताने का सीधा सीधा तरीका ये था कि अलाउद्दीन खिलजी आदमी तो एक ही है ना। अब एक आदमी को हम 4-4 अलग अलग जगह पढ़ेंगे, उससे बढ़िया उसका जो एक मोटा मोटा आइडिया जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान वालों से दुश्मनियां ली, जालोर ने रास्ता नहीं दिया, चित्तौड़ ने टैक्स ले लिया, हमीरदेव चौहान ने भगोड़े सेनापति को संरक्षण दिया, और बेचारा ये गरीब आदमी सातल देव चौहान तो बिना काम लपेटे के अंदर आ गया। इस तरीके से राजस्थान के इतिहास में कई ऐसे शासक हैं जिनको आप समराइज करते हुए पढ़ सकते हो, और हमारे सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को आप इतना छोटा कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगली क्लास में हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास का सिलेबस